जूतेपुरी नाम का एक गांव था जहां के लोग जूते और चप्पल नहीं पहनते थे। जब भी कोई जूता पहनने की कोशिश करता तो उसके जूते अपने आप फट जाते। यह बात शहर में रहने वाले रोहित को पता चलती है, जो एक न्यूज रिपोर्टर का काम किया करता था। उस न्यूज के लिए रोहित जूतेपुरी गांव पहुंच जाता है। आज मैं जान कर रहूंगा कि क्या यह अफवाह सच है या बस एक अफवाह ही है। यहाँ की सारी बातें लिखकर न्यूज चैनल पर जाकर रिपोर्ट तैयार करूंगा। पहले मुझे यहाँ के गांव वालों से बात करनी पड़ेगी। जैसे ही रोहित गांव में कदम रखता है, उसके जूते फट जाते हैं। अरे यह कैसे फट गया? अचानक से उसी वक्त निशांत नाम का एक लड़का उसी रास्ते से पैरों का मलहम लेकर अपने घर जा रहा होता है और वह रोहित से कहता है, इस गांव में जूते और चप्पल कोई नहीं पहन सकता। भैया यह इस गांव का श्राप है। जो कोई भी इस गांव में आता है उसे बिना जूते का ही इस गांव में घूमना पड़ता है। तो मतलब यह अफवाह नहीं सच है। इन गांव वालों ने तो काफी तकलीफे वाले दिन देखे होंगे। हाँ, यह गांव में तो तीसरे दिन किसी के पैरों में कुछ न कुछ तकलीफें होती रहती हैं। मैं खुद अपनी माँ के पैरों के लिए मलहम लेकर जा रहा हूँ। निशांत उस रिपोर्टर रोहित को अपने घर लेकर जाता है और अपनी माँ से मिलवाता है और रोहित निशांत की माँ से इस गांव के श्राप के बारे में पूछता है। माँ जी आप ठीक तो है ना? अब बताओ बेटा, सारे गांव वालों को एक बार इस दर्द से गुजरना पड़ता है। इस तपती धूप से हमारे पैर जल जाते हैं। माँ जी क्या आप मुझे इस गांव के श्राप के बारे में बता सकती हैं? बेटा यह तो मुझे नहीं पता। जब से मैं पैदा हुई हूँ यहाँ सब ऐसा ही चलता आ रहा है, मगर मैंने सुना है कि इस गांव के पहाड़ पर एक गुफा है जिसके अंदर एक साधु है। शायद उन्हें इस श्राप के बारे में जरूर कुछ पता होगा। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा इस गांव को श्राप से बाहर निकालने की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। रोहित गांव के उस पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। वहां जाते ही उसे एक बड़ी गुफा मिलती है जिसमें एक साधु अपने ध्यान में लगे हुए थे। रोहित उन्हें देखकर कहता है, साधु महाराज मैं रोहित हूँ जो शहर से इस गांव में इसीलिए आया था क्योंकि उसे जूते के श्राप के बारे में कुछ लिखना था, पर मुझे इस गांव को इस श्राप से मुक्त कराना है। साधु जी अपने आंखें खोलते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हारी बातें सुनी है बेटा। कहाँ तुम इस गांव को इस श्राप से क्यों छुड़ाना चाहते हो? तुम तो सिर्फ यहाँ की बातें लिखने आए थे। नहीं साधु महाराज, आया तो उसी लिए था, मगर जब मैंने निशांत और उसकी माँ से मिला तब मुझे श्राप से जूझ रहे लोगों का दर्द समझ में आया। इसीलिए मैं आपसे श्राप के बारे में जानने के लिए आया हूँ ताकि मैं श्राप को तोड़ सकूं। ठीक है, अगर यह बात है तो इसके पीछे की कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ जो फिलहाल इन गांव वालों में से किसी को नहीं पता, मगर तुम इस गांव के बाहर के हो इसलिए यह कहानी तुम जान सकते हो। बहुत पुरानी बात है जब मेरे पूर्वज प्रेमदास जी। सुनिए, कृपा करके आज मुझे अपनी कोठी में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दीजिए। मैं अपने साथ कोई वस्तु नहीं रखता, इसी वजह से मैं आपके घर में ज्यादा जगह नहीं लूँगा। नहीं नहीं, मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकता, कहीं और जाइए। जी कोई बात नहीं, मैं कहीं और चला जाऊँगा। प्रेमदास ने हर दरवाजा खटखटाया, यहाँ तक कि किसी ने भी अपने घर में शरण नहीं दी। प्रेमदास जी फिर से एक बार गांव के लोगों के पास पहुँचे। जी कुछ खाने को मिल जाता बड़ी कृपा होती। नहीं नहीं, अगर हम लोग खाने देंगे तो आप लोग हर तीसरे दिन मेरे घर के पास आकर खाना मांगने लग जाएंगे। जी मैं एक यात्री हूँ जो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा हूँ। मैं बस थोड़ी देर के लिए ही इस गांव में हूँ, इसीलिए मैं आपसे खाना मांग रहा था। कहा ना मैंने कि खाना नहीं मिलेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। प्रेमदास जी हर घर से खाना मांगते रहे, मगर किसी ने भी भोजन तक नहीं दिया। चलने के कारण उनके चप्पल पूरी तरह घिस चुके थे। मुझे विश्वास नहीं होता इस दुनिया में इतने बड़े और अच्छे लोग रहते हैं, मगर
मैंने इस गांव में एक इंसान नहीं देखा जिसके अंदर इंसानियत हो। प्रेमदास जी बुरी तरह से थक चुके थे। ना खाने के लिए खाना था, ना पहनने के लिए चप्पल। उनके पैरों में बड़ी जलन हो रही थी। तभी उन्होंने एक पेड़ देखा। मैं तो बहुत थक गया हूँ, इस पेड़ के नीचे ही थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। जब प्रेमदास जी विश्राम करने उस पेड़ के नीचे बैठे, तभी गांव के कुछ लोग वहां आ गए और प्रेमदास से कहने लगे, देखो यह साधु अभी भी यही है, लोगों से भीख मांगता है और उसके पास तो चप्पल भी नहीं है। चलो चलो थोड़ा इसे परेशान करते हैं, इससे चप्पल दे देते हैं। वैसे भी इसके पास उसकी कमी है। साधु हम आपके लिए कुछ लाए हैं, अपनी आंखें खोलिए और देखिए। प्रेमदास जी जब नींद से उठते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर दो अलग अलग जोड़ी चप्पल उनके पास पड़ी होती है। यह लीजिए चप्पल, यह आपके पैरों के लिए एकदम ठीक रहेगा और हमारे गांव वालों का मनोरंजन भी हो जाएगा। तुम लोग मदद नहीं करते, वो अपने आप में ही एक गलत बात है, मगर एक साधु को इस तरह परेशान कर रहे हो। क्या तुम लोगों को ईश्वर से डर नहीं लगता? जाओ, तुम सबको मैं श्राप देता हूँ। जिस तरह मेरे पैर बिना चप्पल के रह गए, उसी तरह तुम्हारे पैर भी हमेशा बिना चप्पल के रहेंगे। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही कारण है इस गांव के श्राप का। साधु जी मुझे बताइए कि हम इस श्राप को कैसे तोड़ सकते हैं। गांव वालों को मिलकर 3 सोने के जूते बनाने होंगे और इस पहाड़ की चोटी पर जाकर उन्हें रखना होगा और इस गांव के 3 साधुओं को प्रधान के हाथों से सोने के चप्पल बनाकर देने होंगे। तब जाकर यह श्राप खत्म होगा और इस गांव में फिर जूतों की बारिश होगी। जी मैं अभी जाकर गांव वालों और प्रधान से मिलता हूँ और उन्हें यह बात बताता हूँ। रोहित पहाड़ से नीचे उतरकर प्रधान के घर पहुँचता है। प्रधान जी आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। मैं एक रिपोर्टर हूँ, मुझे गांव के इस जूते के श्राप के बारे में आपसे बात करनी थी। अच्छा कहिए, क्या कहना था? रोहित प्रधान को सारी बात बताता है जो उसने साधु से सुनी थी। तो यह बात है, मगर इस जूते के श्राप को इस गांव से निकालना है। तो हमें 3 साधुओं को सोने के चप्पल बनाकर उन्हें देने होंगे और 3 सोने के जूते बनाकर पहाड़ की चोटी पर जाकर रखना होगा। प्रधान जी गांव में बैठक बुलाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं और गांव वाले उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर उनके ही बीच एक पाड़ू नाम का व्यक्ति था। मगर इसकी क्या गारंटी है कि यह श्राप टूट जाएगा? क्या पता कि अगर हम सोने के जूते बना लें और पहाड़ की चोटी पर जाकर उसे रख दें तो यह शहरी आदमी बाद में आकर उसे चुरा ले। गांव वाले पाड़ू के साथ मिलना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर रोहित पाड़ू और गांव वालों से कहता है, सबूत जरूर मिलेगा जब आप सोने के जूते और सोने के चप्पल पहाड़ और 3 साधुओं को दे देंगे। तब उस वक्त जादुई जूते की बारिश होगी। मगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद ही सोने की कीमत की भरपाई करूंगा। यह सुनकर सारे गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं और 3 सोने के जूते बनाकर पहाड़ की चोटी पर रख देते हैं और 3 सोने के चप्पल बनाकर 3 साधुओं को भी दे देते हैं। और जैसे ही अगली सुबह होती है, पूरे गांव में जूते की बारिश होने लगती है। तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। अगर तुम ना होते तो शायद हमें आज का चमत्कारी दिन देखने को नहीं मिलता और यह श्राप इस गांव से भी नहीं जाता। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। प्रधान जी बस ध्यान रखिएगा कि साधु को परेशान नहीं कीजिएगा। मुझे माफ कर देना रोहित कि शुरुआत में मैंने तो तुम पर भी शक किया। बस सब खुश तो मैं खुश। अब जाकर मैं अपनी रिपोर्ट लिखूंगा। रोहित अपने शहर निकल जाता है और गांव का श्राप भी टूट जाता है।
सास बहू की सीख, सहज समझदारी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाली एक सुशील सी बहू थी जिसका नाम गीता था। गीता बहुत प्यारी और समझदार थी, लेकिन उसकी सास सरिता कभी खुश नहीं रहती थी। सरिता बहू के कारण ही गलती को ढूंढने में व्यस्त रहती थी। एक दिन गीता ने सरिता सास से कहा, माँ, क्या हम एक दूसरे को नहीं समझ सकते हैं? हमें एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को मूल्य समझना चाहिए। सरिता सास मुस्कुराई और बोली, गीता तो समझदार बहू है, मैं तुझे कभी धन्यवाद नहीं करती हूँ। गीता बहू ने, माँ, हमें एक दूसरे के गुण देखने की कोशिश करनी चाहिए और गलतियों को सुधारने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सरिता सास ने गीता से गले मिलाया और कहा, तू सही कह रही है गीता, हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, न कि एक दूसरे का इल्जाम लगाना चाहिए। इसके बाद गीता और सरिता सास ने मिलकर एक साथ काम किया और उनकी समस्याएं पूर्ण संबंध बन गए। गांव वाले हैरान रह गए कि इस सास बहू ने कैसे एक समझदारी और सहजता के साथ अपने रिश्तों को सुधारा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहज समझदारी, समस्याएं पूर्ण संबंध और समर्थन की भावना सास बहू के रिश्ते को मजबूती प्रदान कर सकती है। एक समय की बात है। गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे रहते थे, एक बेटा और एक बेटी। गरीबी के बावजूद इस परिवार में एक खास बात थी। वह लोग हमेशा खुश रहते थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जीते थे। बच्चों का नाम राजा और सीता था। राजा बड़ा होकर एक अच्छा व्यापारी बनना चाहता था, जबकि सीता एक शिक्षिका बनना चाहती थी। गरीबी के कारण उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही थी, लेकिन उन्होंने हमेशा से मेहनत और समर्पण के साथ पढ़ाई की। एक दिन गांव में एक साहूकार आया। एक गांव में 2 मामा और उनका परिवार रहा करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर 2 सड़क हादसे में मेरे बड़े मामा की मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय पश्चात मेरी बड़ी मामी की मृत्यु भी हो गई। इसके बाद मेरे छोटे मामा और उनका परिवार गांव का घर खाली करके शहर आ गए। पर कुछ महीने बाद मेरे छोटे मामा को गांव के घर जाना पड़ा उसकी मरम्मत करवाने के लिए। उन्होंने गांव में मरम्मत का काम शुरू कर दिया। 2 दिन में मरम्मत का काम खत्म करके छोटे मामा रात के करीब 10 बजे छत पर खड़े थे। उन्होंने देखा कि नीचे मेरी बड़ी मामी खुले बालों में आंगन में टहल रही है। ये नजारा देखकर मेरे मामा की आंख फटी की फटी रह गई। वो तुरंत नीचे की ओर भागे। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि मेरी बड़ी मामी नीचे से 4थी सीढ़ी पर बैठी थी और पीछे गर्दन करके उन्हें घूर रही हैं। ये देखकर मेरे मामा बुरी तरह डर गए और अपना होश खो बैठे। इसके बाद उन्हें सुबह जब होश आया तो वो पड़ोसी के घर चले गए। उन्होंने पड़ोसियों को पूरा नज़ारा सुनाया। इसके बाद मेरे मामा की तबीयत पूरी तरह खराब हो गई। वो जल्द से जल्द शहर आ गए, पर उस रात को कभी नहीं भूल पाए। तो हेलो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे खत्म होती है। शहर में एक आदमी रहता था। उसकी एक इकलौती बेटी थी जो बहुत संस्कारी और सुशील थी। एक दिन पिताजी बोले, बेटी, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटी बोली, जी पिताजी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? पिताजी बोलते हैं, बेटा, मैं तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ और
न जाने मैं कब रहूं या ना रहूं, इसीलिए एक सुंदर सा रिश्ता ढूंढा हूँ। बेटी बोली, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन हमारे जाने के बाद आप अच्छे से रहिएगा। फिर वह उसकी शादी करा देता है। जब वह अपने ससुराल जाती है, शहर के मॉडर्न कपड़े पहनकर अपनी सास के पास जाती है और उसका पैर छूती है। हे राम, ये आधे अधूरे कपड़े पहनकर तुम मेरे सामने आशीर्वाद लेने के लिए आई हो? अरे गांव में मेरा बहुत नाम है, तुम्हारे वजह से मेरा नाम खराब हो जाएगा। बहू बोली, माँ जी, छोटे कपड़े से कोई बेशर्म नहीं होता। संस्कार तो इंसान के व्यवहार में होता है। सास बोली, अच्छा, जुबान तो तुम्हारा बहुत अच्छा ही चलता है। अरे हमारे यहाँ शादी के बाद बहुएं साड़ी पहनकर रसोई में खाना बनाती हैं, और तुम क्या पहनकर आ गई? बहू बोली, माँ जी, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपका दिल जीत पाऊँ। आप टेंशन मत लीजिए, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे रहते हुए आपके नाम को कोई बदनाम नहीं करेगा, भले ही मैं शहर की हूँ। सास बोली, फिलहाल के लिए मेरे आँखों से ओझल हो जाओ, मैं तुमको इस कपड़े में देख नहीं पा रही हूँ। वह अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद एक दिन कमला अपनी बहू से कहती है कि कल घर में गणेश जी की पूजा है, आसपास के बहुत से लोग आएंगे, तो तुम शिकायत का मौका मुझे बिल्कुल भी मत देना। और हाँ, गांव के लोगों को दिखा देना कि मेरी बहू शहर की होने के बाद भी बहुत ज्यादा संस्कारी है, और अपना ऐसा पहनावा पहनकर मत आ जाना। ऐसे ही अगले दिन पूजा का सारा काम कर लेती है। ये सब देखकर कमला देवी को बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग पूजा में आ जाते हैं। वह एक अच्छी सी साड़ी पहनकर वहाँ आ जाती है। उसकी खूबसूरती और उसका पहनावा देखकर सभी लोग कमला देवी की बहुत तारीफ करते हैं और पूजा में गणेश भगवान का आरती भी गाती है। यह देखकर सास बहुत हैरान हो जाती है। कुछ लोग कमला देवी से कहते हैं कि अरे वाह, इतनी खूबसूरत और संस्कारी बहू कहाँ से लेकर आ गई? हमारे गांव में तो कोई ऐसी लड़की है ही नहीं, तुम्हें कहाँ से मिल गई? सास बोली, मेरी बहू शहर की है। हाय दैया, मैं तो सुनी हूँ शहर की लड़कियाँ बड़ी बेशर्म होती हैं। तुम्हारी बहू तो बहुत ही ज्यादा संस्कारी है। तुम्हारी तो किस्मत अच्छी निकली, वरना शहर की लड़कियाँ तो अपनी सास को अपने इशारों पे नचाती हैं। सास बोली, अरे नहीं नहीं बहन, पहले मैं भी ऐसा सोचती थी, लेकिन मेरी बहू ने मेरी सोच को बदल डाला और अपने संस्कारों से मेरा दिल जीत लिया। कमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सबके जाने के बाद अपनी बहू को बुलाती है और अपनी पुश्तैनी हार दे देती है। देते हुए कहती है कि ले बहू, ये तेरे लिए सोने का हार। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने तो मेरा सोच ही बदल डाला। सच में मुझे एहसास हुआ कि ऐसे कपड़े पहनने से इंसान के संस्कार नहीं दिखते। एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। उनकी 2 पोतियां थीं। दादी माँ ने अपने दोनों पोतियों को पाल पोस के बड़ा किया था। दादी माँ दूसरों के घरों में काम किया करती और उन्हीं पैसों से अपनी दोनों पोतियों का पालन पोषण करती। उसकी दोनों पोतियां बहुत होनहार थीं और इसका फायदा दादी माँ उठाना चाहती थी। एक दिन सुबह दादी माँ अपने दोनों पोतियों से कहती हैं कि अरे मेरी प्यारी पोतियों, उठ जाओ, सुबह हो गई है। एक पोती बोलती है कि दादी सोने दीजिए ना। दादी बोलती हैं, बेटा उठ जाओ, आज आप लोग को काम ढूंढने जाना था ना। पोती बोलती है, नहीं नहीं दादी जी, आज मन नहीं कर रहा, कल चले जाएंगे, आज बस सोने दीजिए ना। दादी यह सुनकर अपने दोनों पोतियों को डांटे बगैर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती हैं। कुछ समय बाद दादी आवाज देते हुए अपनी पोतियों से कहती हैं कि बच्चों, मैंने खाना बना दिया है और तुम दोनों उठ जाओगे तो समय से खाना खा लेना। पोती बोलती हैं, ठीक है दादी। दादी माँ अपने मालकिन के घर चली जाती हैं और अपने मालकिन से बात करती हैं। मालकिन बोलती हैं कि अरे आज तुम इतना लेट कैसे हो गई? दादी माँ बोलती हैं,
अरे मालकिन जी, आप तो जानती ही हैं कि मेरी 2 प्यारी पोतियां हैं। उनको उठाने में देर हो जाती है। उनके खाने पीने का ध्यान मुझे ही रखना पड़ता है। आज तो वो बिल्कुल भी नहीं उठ रही थी, इसीलिए मुझे आज आने में देर हो गई। मालकिन बोली, दादी माँ, आप मुझसे बड़ी हैं, इसीलिए आप मुझे मालकिन मत कहा करिए। मैंने आपसे यह कितनी बार कहा है। दादी बोलती हैं कि अब शुरू से यही बोलती आई हूँ, इसलिए अब आपका नाम नहीं लिया जाता है। मालकिन बोली, अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। आप अपना और मेरे घर का ख्याल रखना। ना कहकर मालकिन वहाँ से चली जाती है। और दादी माँ घर की सफाई करने लगती हैं। तभी उसे अपने मालकिन का लिपस्टिक दिखाई देता है। वह उसे उठाकर बोलती है कि अरे वाह, यह लिपस्टिक तो कितना सुंदर है। क्यों ना मैं इसे चुरा लूं और अपनी पोतियों को दे दूं। आखिर में वो भी तो लड़कियां हैं, उनका भी मन करता होगा सजने संवरने का। मैं ऐसा करती हूँ कि इसको छुपा लेती हूँ। और वह लिपस्टिक को छुपा लेती है और रसोई घर में चली जाती है। वहाँ कुछ समय खड़े होने के बाद सोचते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मेरी मालकिन को मुझ पे बहुत विश्वास है। उनके इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती। इतना सोचकर दादी माँ वहाँ से फिर अपने मालकिन के कमरे में चली जाती हैं। उस लिपस्टिक को उसे वहीं पर रख देती हैं। देखते हुए कहती हैं कि जब मालकिन आएंगी तो मैं उनसे मांग लूंगी। और वहाँ से चली जाती है। जब शाम होती है तो मालकिन अपनी एक दोस्त के साथ घर आती हैं। वह दोनों बैठकर बातें करती रहती हैं। तभी वहाँ दादी माँ आ जाती हैं। अपने मालकिन से कहती हैं कि मालकिन, मुझे आपसे एक चीज चाहिए। मालकिन बोलती हैं, हाँ हाँ कहो। दादी माँ बोलती हैं, मालकिन, मुझे आपकी वह लिपस्टिक बहुत अच्छी लगी। अगर आप मुझे मेरी पोतियों के लिए वो लिपस्टिक दे देती तो मुझे बहुत मेहरबानी रहती। मालकिन बोली, अरे कोई बात नहीं, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। तभी वह अपने मालकिन का लिपस्टिक उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मालकिन की दोस्त बोलती है, यार, ये कैसी नौकरानी पाल कर रखी है तू? एक नंबर की लालची है। मालकिन बोली, अरे नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी हैं। ये तो मेरे पास 10 सालों से काम कर रही हैं और इनकी नियत मेरे घर को लेकर कभी भी खराब नहीं हुई है। सहेली बोली, अरे वाह, तब तो ये बड़ी ईमानदार हैं। तो फिर ये बूढ़े होने के बाद भी काम क्यों कर रही हैं? मालकिन बोली, क्या बताऊं यार, इनके बेटे और बहू को गुजरे काफी समय हो गए हैं और तभी से ये अपने 2 पोतियों का पालन पोषण कर रही हैं। इनकी पोतियां कितनी बड़ी हैं? दोनों बड़ी हैं। क्यों ना इनकी पोतियों को हम अपने ऑफिस में काम दिलवा दें? वेल आइडिया। इस तरह दोनों बात करके सो जाती हैं। तो दूसरी तरफ दादी जब अपने घर पहुंचती हैं, तो वह अपनी पोतियों से कहती हैं कि बेटा, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या ले आया। दोनों देखकर सो जाती हैं। कुछ दिनों के बाद दादी बहुत बीमार पड़ जाती हैं और बोलती हैं कि बच्चों, अब मैं बीमार हो गई हूँ। तुम दोनों बाहर क्यों नहीं जाती काम करने के लिए? अगर तुम लोग बाहर जाती तो मेरा थोड़ा मदद हो जाता। बड़ी पोती बोलती है, दादी, हमें नौकरी कौन देगा? और अभी तो हमारी पूरी पढ़ाई भी नहीं हुई है। दूसरी पोती बोलती है, अरे दादी, आप सही बोल रही हैं। दीदी, हमें दादी की ऐसी अवस्था में उनकी मदद करनी चाहिए। यह सुनकर उसकी बड़ी बहन बोलती है, हाँ दादी जी, अब हम दोनों बाहर जाकर एक अच्छी सी नौकरी ढूंढेंगे और मन लगाकर काम करेंगे। तभी उसकी मालकिन अपनी सहेली के साथ वहाँ आ जाती है। बोलती है, आप लोगों की बातें सुनकर हमने अपने कंपनी में इन लोग को काम देने का फैसला किया है। यह सोचकर दादी माँ बहुत खुश हो जाती हैं। एक समय की बात है, मदनपुर गांव में एक किसान रहता था। वह अपनी जिंदगी बिताने के लिए खेतों में काम किया करता था। वो प्रतिदिन के जैसे ही अपने खेतों में काम कर रहा था। उसे खेत में काम करते करते एक घायल मुर्गी मिली।
उसके शरीर से खून निकल रहा था। उसे देखकर किसान को दया आ गई। वह मुर्गी को घर ले आया। उसने उसके जख्म को साफ किया और अच्छे तरीके से सेवा की। निरंतर सेवा करने से मुर्गी धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब वह ठीक हो गई तो उसने किसान को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरे प्राणों को बचाया है, जिसके लिए मैं सदा तुम्हारे आभारी रहूंगी। मैं तुम्हें हर दिन इनाम के रूप में एक सोने का अंडा दूंगी। यह सुनकर किसान खुश हो गया। मुर्गी के कहे अनुसार वे प्रतिदिन प्रातः काल में एक सोने का अंडा दिया करती। किसान उसे बेचकर धन इकट्ठा करता। वे प्रतिदिन मुर्गी के अंडे को ले जाकर पास के शहर में बेच आता। धीरे धीरे किसान के पास बहुत धन ज्यादा इकट्ठा हो गया। फिर एक दिन किसान के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, मुझे प्रतिदिन अंडे के लिए इंतजार करना पड़ता है, क्यों ना मैं मुर्गी को पेट को काट कर सभी अंडे निकाल लूं और मुर्गी को रोज रोज खाना भी नहीं देना होगा। दूसरे दिन ही किसान वह सुबह ही उठकर लालच में आकर मुर्गी के पेट पर वार कर दिया। देखते देखते किसान ने चाकू से मुर्गी के पेट को चीर डाला। मुर्गी मर गई, लेकिन मुर्गी के पेट से कुछ भी नहीं निकला। यह देखकर किसान हक्का बक्का रह गया। उसे अपने किए पर बहुत दुख हुआ। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच में आकर हम जो करते हैं उससे लाभ नहीं होता, पर हानि जरूर होता है।